अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल इन अनदर लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट क्लास में हम डायमेंशन एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे। इस क्लास में, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बकिंघम पाई थ्योरम। ओके, बकिंघम पाई थ्योरम बेसिकली नेम आफ्टर एडगर बकिंघम. The main purpose of this pi theorem is to create dimensionless numbers, right? तो डायमेंशन एनालिसिस के लिए हम पाई डायमेंशनलेस टर्म्स या डायमेंशनलेस नंबर्स क्रिएट करते हैं और उसके लिए हम बकिंघम पाई थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बकिंघम पाई थ्योरम कहता क्या है। हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी भी इक्वेशन में अगर के वेरिएबल्स हैं। अच्छा, इक्वेशन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें आपके पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते वक्त या किसी सिस्टम को एनालाइज करते हुए कुछ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उनमें से कुछ वेरिएबल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि जिनको आप बदल सकते हैं, और डिपेंडेंट का मतलब है कि जिन दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदलने से उस डिपेंडेंट पर क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास हमें किसी भी सिस्टम में एफ फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स जो है वो कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर वेरिएबल पर डिपेंड करती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस कुड बी फॉर अ स्पेसिफिक केस, लेंथ पे, वेलोसिटी पे, डेंसिटी पे और विस्कोसिटी पे। तो हम यहाँ पे अभी हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, बट हमारे पास ये पता है कि हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जिसके अंदर कोई सर्टन फोर्स लग रही है और वो फोर्स जो है वो लेंथ, वेलोसिटी, रो और म्यू पर डिपेंड करती है, राइट। सो हमारे पास जो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हमने आइडेंटिफाई कर ली, जिसमें से एक डिपेंडेंट है और बाकी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में के वेरिएबल्स हैं और वो इक्वेशन जो है डायमेंशनली होमोजेनस है, इट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ रिलेशनशिप अमंग के माइनस आर। तो हमारे पास के माइनस आर जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ रेफरेंस डायमेंशन है। अच्छा, रेफरेंस डायमेंशन क्या होती है? मास, लेंथ एंड टाइम, राइट। तो हमारे पास हम के माइनस आर, अगर के लेट से यहाँ पे क्या 1 2 3 1 2 3 4 5 के है और आर जो है वो एम एल टी है, तो हमारे पास इस केस में हमारे पास दो पाई टर्म बनेंगी, राइट। तो यहाँ पे u1 which is a variable is a function of u2, u3 and so on uk, right? So तो this equation can be reduced to a equation जिसके पास हमारे पास लेसन नंबर ऑफ डायमेंशन है। अगर हम इसी की बात कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसको सॉल्व हम करेंगे बाद में इंशाल्लाह इस लेक्चर के आगे। तो यहाँ पे दो टर्म्स बन रही हैं, एक ये टर्म है और ये टर्म है। दीज टू टर्म्स आर कॉल्ड पाई टर्म्स एंड दीज आर डायमेंशनलेस नंबर्स। अब ये बकिंघम पाई थ्योरम हम अप्लाई कैसे करते हैं, हम ये देख लेते हैं। तो देयर आर सेवरल स्टेप्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बकिंघम पाई थ्योरम। सबसे पहले कि हम लिस्ट करें तमाम वेरिएबल जो प्रॉब्लम के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे पास किसी प्रॉब्लम के अंदर लेट से 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमने इसको लिस्ट डाउन कर लिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज हम किसी भी प्रॉब्लम को देखते हुए अगर यहाँ पे गलती कर बैठते हैं तो फिर हमारा जो पूरा एनालिसिस वो गलत हो जाएगा। तो ये एक मुश्किल स्टेप है। तो मगर हमारे कोर्स में स्टेप नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होता है, हमारे पास वेरिएबल पहले से मौजूद होता है। फिर हम ये देखते हैं कि हम तमाम वेरिएबल्स को बेसिक डायमेंशन के अंदर लिख लें। बेसिक डायमेंशन मतलब मास, लेंथ और टाइम, एम एल टी के अंदर। फिर हम ये देखते हैं कि हमें पाई टर्म्स चाहिए। उनकी बात पाई टर्म जो है उसकी पाई टर्म जो है वो कैसे निकालते हैं? पाई टर्म्स की जो नंबर्स हैं कि हम जो आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स है माइनस के माइनस आर जो है आपके पास बेसिक डायमेंशन है। फॉर एग्जांपल इस केस में मैं एम एल टी की बात करता हूँ तो मास, लेंथ एंड टाइम, आर हो गया 3, के जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपने लिस्ट डाउन किए स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 4 क्या है? सेलेक्ट अ नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिपीटिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेयर द नंबर इज रिक्वायर्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ रेफरेंस डायमेंशन। फॉर एग्जांपल इस केस में आर है, हम इसको डिस्कस करते हैं। फॉर्म अ पाई टर्म बाय मल्टीप्लाइंग वन ऑफ द नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स। लेट से हमारे पास यहाँ पे जो स्टेप नंबर 1 में 5 वेरिएबल्स लेट से आए थे, तो हमारे पास जो पाई टर्म किस तरह बनती है कि हम नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स को और रिपीटिंग वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद एन एक्सपोनेंट। तो इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है या जो एग्जांपल है वो हम आगे इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करते हैं। रिपीट नंबर 5, हमें रिपीट नंबर जो स्टेप नंबर 5 है उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करना है जब तक हमारे पास तमाम वेरिएबल ख़त्म ना हो जाते हैं। और फिर हमारे पास हम चेक करते हैं कि क्या वो डायमेंशन लेस है और इंडिपेंडेंट है, और फिर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ द पाई टर्म। थिंक अबाउट व्हाट इट मीन्स। तो हम आखिरी स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब पाई टर्म निकाल लें तो पाई टर्म्स के मतलब क्या है और वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो लेट्स सी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि रिपीटिंग वेरिएबल किस तरह निकालते हैं।
रिपीटिंग वेरिएबल में हमें सबसे पहली बात है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिपीटिंग वेरिएबल में नहीं डाल सकते। ये रिपीटिंग वेरिएबल्स क्या है, आप जब एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या है कि जिसको हम चेक कर रहे हैं कि उसका क्या असर, उस पर क्या असर पड़ता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। अच्छा, choose and repeating parameter must not be themselves to be able to form a dimensionless number. The chosen repeating parameter must represent all the primary dimension. ये important बात है कि कोई ऐसा ना हो इसमें कोई primary dimension missing हो। हमें कोई dimensionless number ऑलरेडी मौजूद है तो हम उसको पिक नहीं करेंगे एज अ रिपीटिंग वेरिएबल। और नेवर पिक टू पैरामीटर विद द सेम डायमेंशन। फॉर एग्जांपल लेंथ है और डायमीटर है, तो लेंथ और डायमीटर दोनों को हम रिपीटिंग वेरिएबल नहीं लेंगे, लेंथ को ले लेंगे या डायमीटर को लेंगे, बिकॉज दोनों की डायमेंशन जो है वो सेम है। और हम कोशिश करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स हैं उनको हम अवॉइड करें, जो सिंपल है हम उसको लें। ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देगी कि हम बकिंघम पाई थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं। लेट्स से हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड थ्रू अ लॉन्ग rough wall horizontal circular pipe. We are interested in finding the pressure along the pipe. हमारे पास एक पाइप है जो काफ़ी लंबा है, पाइप उसकी हॉरिजॉन्टल वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। तो हमारे पास जो प्रेशर ड्रॉप है डेल्टा पी पर यूनिट लेंथ, मतलब कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है पर यूनिट लेंथ, वो हम उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो हम ही चेक करें कि पाइप इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर ड्रॉप जो है वो किन वेरिएबल पर डिपेंड करता है। सबसे पहले डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप है, फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि फ्लूइड जो है उसकी डेंसिटी कितनी है, किस स्पीड से मूव कर रहा है फ्लूइड, मतलब वेलोसिटी, पाइप का डायमीटर क्या है, विस्कोसिटी क्या है पाइप की, रफनेस क्या है और लेंथ क्या है। ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए कि अगर हम प्रेशर ड्रॉप किसी भी पाइप के अंदर चेक करना चाह रहे हैं तो ये जो 6 वेरिएबल्स हैं, डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर, लेंथ, रफनेस एंड विस्कोसिटी, इनके वेरिएशन से प्रेशर ड्रॉप पर फर्क पड़ता है। अब इसको हम पूरे इस सिस्टम को हम एनालाइज करते हैं, इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये जो स्टेप 1 है इसमें आइडेंटिफाई कर लिए तमाम इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को। इसमें डेल्टा पी डिपेंडेंट है। अच्छा, यहाँ डेल्टा पी जो है प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है, विच मीन्स कि इसके यूनिट्स क्या आएंगे, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अच्छा, तो यहाँ पे डेल्टा पी जो वो डिपेंडेंट है, वेयर एज रो, वी, डी, म्यू, एप्सिलॉन और एल जो है वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, यहाँ पे एल जो है वो पाइप की लेंथ है, इसके यूनिट जो है वो उसके डायमेंशन सिंपली एल हो जाएंगे। आपके पास जो रफनेस है इसके यूनिट्स भी एल होते हैं, बिकॉज दिस इज यहाँ पे रफनेस मतलब कि एक बहुत ही कह लें कि जो प्रोट्यूड्स होते हैं, यहाँ आपके पास रफनेस होती है पाइप के अंदर, उसकी डायमेंशन भी हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। म्यू जो है विस्कोसिटी है, उसके डायमेंशन हम निकाल सकते हैं एम एल -1 T-1। ये डायमेंशन निकालना आपको आने चाहिए, इट्स अ वेरी फंडामेंटल थिंग। अगेन डायमीटर ऑफ द पाइप, इसके डायमेंशन जो है वो लेंथ ही होते हैं। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एल T-1 मतलब मीटर पर सेकंड होता है। डेंसिटी के डायमेंशन भी बहुत सिंपल है, ML-3, और डेल्टा पी के डायमेंशन भी मुश्किल नहीं है, आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट लेंथ से ये निकाल सकते हैं। तो हमने स्टेप नंबर 1 में आइडेंटिफाई किए, स्टेप नंबर 2 में हमने तमाम वेरिएबल्स को उनके बेसिक फंडामेंटल डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर दिया। राइट, आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 7 है, 1 2 3 6 इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट, और जो वी डू नॉट फॉरगेट टू काउंट द डिपेंडेंट वेरिएबल, और 3 जो है रेफरेंस डायमेंशन थी, मतलब मास MLT, ये रेफरेंस डायमेंशन, तो 3R जो है वो 3 है। तो हमारे पास K माइनस R की वैल्यू आ रही है 4, विच मीन्स कि वी नीड 4 पाई टर्म्स टू एनालाइज द होल सिस्टम करेक्टली। नाउ अब हम देखते हैं कि सेलेक्ट अ नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल where the number is required is equal to the number of reference dimension. रेफरेंस डायमेंशन जो है वो आपके पास 3 है। तो रिपीटिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो रिपीटिंग वेरिएबल नीड टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम T, रो, V, म्यू, एप्सिलॉन एंड L। ये जो 6 वेरिएबल्स हैं इनमें से हमने रिपीटिंग वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना है। रिपीटिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो हर पाइप टाइम के अंदर अपीयर हो जाता है। इसमें हम डेल्टा पी नहीं लिख सकते, डेल्टा पी जो है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डेल्टा पी जो है वो हम रिपीटिंग वेरिएबल में नहीं डालते। नाउ अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि रिपीटिंग वेरिएबल हमने लेनी है रो, वी और डी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि हमारे पास ये 6 थे जिसमें से हमने 3 लेने थे। 3 क्यों लिए, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ रेफरेंस डायमेंशन है वो 3 है, MLT। अब यहाँ देखते हैं कि हमने रो क्यों लिया, हमने वी क्यों लिया और डी क्यों लिया। अगर आप गौर करोगे तो विस्कोसिटी और डेंसिटी, विस्कोसिटी एक रिलेटिवली मुश्किल यूँ कह लें कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है कंपेयर टू डेंसिटी। डी जो है
हमने डी वी क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास टाइम फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम। डी जो है वो एक रेफरेंस डायमेंशन है जिसके डायमेंशन जो एल है। वेयर अगर हम देखेंगे कि जो ये रफनेस है इसके डायमेंशन भी लेंथ होती है एल है, और जो लेंथ ऑफ द पाइप उसके डायमेंशन भी एल है। अब तो हम वी की जगह पे एप्सिलॉन और एल नहीं ले सकते थे, बिकॉज फिर क्या होता है रिपीट हो जाता है कि हमारे पास। अब आप यहाँ देख सकते हैं हम कि आप गौर करो कि अगर हम रो ले रहे हैं या आपके पास डेल्टा रो ले रहे हैं या विस्कोसिटी ले रहे हैं, तो एम एल भी कवर हो रहा है, वी लेने की वजह से टी भी कवर हो रहा है, और डी एप्सिलॉन या एल की वजह से एल भी कवर हो रहा है। हम ये भी कर सकते थे कि हम यहाँ से डी नहीं लेते बल्कि हम यहाँ पे एप्सिलॉन ले लेते, फिर हम डी जो है वो नॉन रिपीटिंग वेरिएबल में आ जाता, या फिर हम लेंथ ले लेते और डी आया, विच मीन्स कि हम यहाँ पे दो सेम डायमेंशंस के वेरिएबल्स को कंसीडर नहीं कर सकते रिपीटिंग वेरिएबल्स में। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि रिपीटिंग वेरिएबल नॉन रिपीटिंग वेरिएबल कैसे निकाले जाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिपीटिंग वेरिएबल आप लेते सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से ही हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 जो था उसमें हम क्या करते हैं कि हम पाई टर्म निकालते हैं। पहली पाई टर्म निकालने का आसान तरीका ये है कि जो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं हमने वो लिए थे रो, वी और डी, उनकी हमने पावर लगाई ए बी एंड सी, उसको मल्टीप्लाई किया अपने नॉन रिपीटिंग वेरिएबल के साथ। वो क्या है, पहला है म्यू, म्यू की पावर 1 कर दी। अब यहाँ पे इशू ये कि हमें इस पूरे की जो डायमेंशन है उसको हमने 0 करना है, मतलब इट्स अ नॉन डायमेंशन नंबर, इसका यूनिट जो है यूनिट लेस होना चाहिए। तो जब आप देखें रो की डेंसिटी, रो जो है उसकी पावर ए है, वी की पावर ए बी, डी की पावर सी, म्यू की पावर 1। तो अब रो के जो डायमेंशन है वो क्या है, एम एल -3, उसकी पावर ए हो गई। वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी -1 बी, एल की डायमेंशन जो है वो सी एल और सी, एंड म्यू की डायमेंशन जो है वो पीछे से आपने निकाल दी है। इस पूरी की उठा के आपने बराबर किसके ले लिया, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, बिकॉज ये डायमेंशन लेस है, इसका मतलब इसमें कोई डायमेंशन नहीं आनी चाहिए, बिकॉज दैट्स अ होल पर्पस ऑफ द एनालिसिस। यहाँ पे अभी देखते हैं कि हमारे पास जो मास है, अगर हम इसको मास को ऐड कर लें तो मास क्या बन जाएगा, एम की पावर ए और एम की पावर 1। तो ए प्लस 1 कंपेयर करेंगे हम विद दिस पावर ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि मास की पावर 0 है और यहाँ पे एम मास की पावर जो है वो ए प्लस 1 है, आपने कंपेयर कर दिया। लेफ्ट अगेन यहाँ पे अगर मैं लेंथ की एल की पावर देखता हूँ तो -3a, यहाँ पे एल की पावर b है, सी की एल की पावर c है, और यहाँ पे एल की पावर -1 है। हम सबको ऐड करते हैं, सिमिलर बेसिस हैं और बराबर लेते हैं 0 के। अगेन आपका एक और इक्वेशन बन गई। एंड सिमिलरली टाइम यहाँ पे -b है और यहाँ पे -1 है, अगेन 0। तो जब आपके पास 3 इक्वेशन आ रही हैं ए बी सी और 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, ए की पावर बी, ए की वैल्यू बी एंड सी की वैल्यू आ गई। अगेन आपने उनको उठा के दोबारा यहाँ रखा, तो यू गॉट म्यू अपॉन रो वी डी, और दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमेशा नजर आता है। इसको हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली इसका मतलब क्या है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको आपने चेक करना है कि ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। आप यहाँ पे अगर म्यू रो वी डी की वैल्यूज डायमेंशन पुट करेंगे तो यू विल सी दैट कि ये जो टर्म है ये डायमेंशन लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई 1 से, तो दिस इज द फर्स्ट पाई टर्म। अगेन दूसरी पाई टर्म क्या है, रिपीटिंग वेरिएबल वही है रो वी डी जो कि हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे। अब नॉन रिपीटिंग क्या था, पहले हमने म्यू से हमने निकाल लिया, नाउ वी आर लेफ्ट विद एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन आपने बराबर ले लिया 1 के पावर, अगेन ए बी सी और उसके डायमेंशंस लिखी और इक्वेट कर दिया आपने, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। अगेन ए बी आपने इक्वेशन इक्वेट किया, एम विद एम, एल विद एल एंड टी विद टी, एंड यू गॉट 3 इक्वेशन विद 3 वेरिएबल्स। तो आपके पास यहाँ पे ए बी सी के की वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पे जब ए 0 है, बी 0 है, सी -1 है, आपने यहाँ रिप्लेस किया तो यू गॉट पाई 2। पाई 2 जो है वो एप्सिलॉन अपॉन टी। अगर अगेन दिस इज प्रीटी सिंपल टू एक्चुअली चेक। एप्सिलॉन की डायमेंशन लेंथ होती है, डी की डायमेंशन लेंथ होती है, तो लेंथ विथ लेंथ कैंसिल होगा तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी, राइट। थर्ड वन इज लेंथ। अगेन रिपीटिंग वेरिएबल आपने वही लिखे, एंड जो आपके पास नॉन रिपीटिंग वेरिएबल है वो आपके पास एल की वैल्यू आ गई। आपने एम से एम कंपेयर किया, लेंथ और टाइम कंपेयर किया, यू गॉट 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, एंड अगेन यू गॉट अनदर पाई टर्म व्हिच इज एल अपॉन टी। इसके डायमेंशन भी क्या है, 0, डायमेंशन लेस है। फोर्थ वन इज अब आपने पास जो डेल्टा पी है जो कि खुद डिपेंडेंट था उसको मल्टीप्लाई किया विद दस अगेन रिपीटिंग वेरिएबल्स। रिपीटिंग वेरिएबल आप नहीं बदल सकते, वो आपको के वही रहेंगे जो आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अगेन आपने मास, लेंथ और टाइम को की पावर्स कंपेयर की ऑन द राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड, यू गॉट 3 वेरिएबल्स, 3 आंसर्स फॉर ए बी एंड सी, एंड उसको आपने रिप्लेस किया तो यू गॉट डेल्टा पी अपॉन रो वी स्क्वायर।
एंड दिस इज़ कॉल्ड प्रेशर कोफिशिएंट। मतलब ये तमाम ऐसे कुछ फेमस नंबर्स हैं जिनके हम कुछ नाम भी देंगे जो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे एंड एज यू मूव फर्दर इन चैप्टर एंड चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स 2 में, हीट ट्रांसफर में भी ये ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो कि डायमेंशनलेस नंबर्स होते हैं और उनके कोई ना कोई नाम होते हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि इसका नाम रेनॉल्ड्स नंबर है, तो इसका नाम प्रेशर कोफिशिएंट है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम चेक करेंगे कि क्या तमाम पाई टर्म जो है वो डायमेंशनलेस है या नहीं। तो क्या करेंगे, आप सिंपली म्यू अपॉन रो वी डी में जो भी वेरिएबल है उनके डायमेंशन रिप्लेस करें और चेक करें कि वो कैंसिल आउट हो रही है। तो आपके पास क्या आ रहा है, आंसर इसका 1 आ रहा है। मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, द होल थिंग इज 1। अगर ऐसा नहीं हो रहा विच मीन्स कि आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया। अगेन पाई 2 चेक किया, पाई 3 चेक किया एंड पाई 4 चेक किया, तो यू गॉट 4 पाई टर्म्स। उसको फिर आप कैसे लिखेंगे, पाई 4 दैट एक्चुअली हैज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा p। ये डेल्टा p इज अ फंक्शन ऑफ पाई 1, पाई 2, पाई 3 एंड विच आर this pi Reynolds number, pi 2 rho epsilon upon d, pi 3 l upon d. So which means that pressure coefficient is a function of Reynolds number. It's a function of dimensionless number of pipe roughness and diameter and length upon non-dimensional pipe length. तो ये तमाम ये 4 चीज़ें आपके पास आ गई। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास इस पाइप के अंदर 7 वेरिएबल्स हैं। तो in order to analyze the pressure drop across a pipe with respect to length, आपको करना ये पड़ेगा कि आप डेल्टा पी को चेक करने के लिए आपने 6 वेरिएबल को फिक्स करना है और एक को बदलना है। एंड अगेन फिर आपने दूसरे को फिक्स करना है, फिर बाकी 6 को बदलना, 5 को बदलना है। तो इट वुड कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। तो आपने क्या किया कि उन तमाम को हटा के आपने सिंपली सिर्फ 4 वेरिएबल्स को में से रिप्लेस कर दिया विच आर ईजियर टू एनालाइज, और इसमें आप वो चीज़ बदल सकते हैं जो आपके लिए सस्ती पड़े या जो टाइम कंज्यूमिंग ना हो। This is the beauty of Buckingham-Pai theorem, and this is the beauty of dimension analysis. These are some famous dimensionless groups and numbers. For example, rho VL upon mu, this is called Reynolds number. The physical interpretation is it's a ratio of inertial force upon viscous force. यूज सबसे फेमस नंबर है ये, ऑलमोस्ट हर फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में इस्तेमाल होता है। प्राउड नंबर बेसिकली फ्री सर्फेसिस में इस्तेमाल होता है, v अपॉन g अंडर रूट GL। आप चेक करेंगे तो उसकी डायमेंशन भी जो है वो 0 आ रही होगी। It's an inertia upon gravitational force. We have Euler number, which is pressure differences, pressure upon inertial force. So these are all very famous numbers which you will see in different applications in mechanical engineering and fluid mechanics. बट ख़ास बात है कि तमाम डायमेंशनलेस ग्रुप्स हैं, इनके कुछ नाम हैं। फॉर एग्जांपल मार्क नंबर, राहुल नंबर, वेबर नंबर अमूमन सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डीलिंग विद बबल्स और बॉइलिंग मैकेनिज्म, बॉइलिंग फिनोमेना, तो आप यहाँ पे वेपर नंबर लेते हैं। मार्क नंबर अमूमन आपके पास कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स में होता है, जहाँ पे आपके पास फ्लूइड जो है वो बहुत स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो वी यूज मैक नंबर। आपके पास कॉशन नंबर है जहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी का फैक्ट चेक करना पड़ता है आपको। तो दीज ऑल नंबर्स आर वेरी फेमस नंबर, एंड एज यू मूव एडवांस इन दिस कोर्स एंड लेटर कोर्सेज आपको ऐसे बहुत सारे नंबर्स और भी नजर आएंगे। This is how you calculate you find out the dimensionless number for a particular problem. Again, important बात क्या है कि 7 वेरिएबल्स थे उस प्रॉब्लम में और आपने उसको जब 4 कर दिया, और विद दैट those variables, those pi terms are basically a combination of different variables. तो आपने वेरिएबल्स नहीं बदलना, बल्कि आपने ही पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल बदलना है ताकि आप एक कैलकुलेट कर सकें डायमेंशनलेस नंबर। एनीवेज, यहाँ रोकते हैं। थैंक यू very much for listening. In the next videos we will be solving some numericals related to this topic. So thank you very much.